Hello everyone, this is part 2 from Recent Developments in Indian Politics chapter from your class 12th Political Science, part B book Politics in India Since Independence. And in this second part, we are going to discuss in detail about the National Front Government and United Front Government. Let's start. Now see, फर्स्ट पार्ट में 5 मेजर डेवलपमेंट्स जो 1980s के एंड में हुए थे वो हमने डिस्कस किया था और मंडल कमीशन को भी बहुत डिटेल में समझा था. ओके, पार्ट 2 और पार्ट 3 में हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द कोलिजन एरा, दैट मीन्स अ कोलिजन गवर्नमेंट दैट फॉर्म्ड एट द सेंट्रल लेवल फ्रॉम 1989 टिल द प्रेजेंट गवर्नमेंट दैट इज 2019 में जो फॉर्म हुआ NDA 4, वहां तक हम कवर करेंगे इन पार्ट 2 एंड पार्ट 3. ओके, एक चीज माइंड में याद रखना, फर्स्ट टाइम कोलिजन गवर्नमेंट 1977 में एट द सेंट्रल लेवल पे फॉर्म हुआ था. दैट वाज बेसिकली जनता गवर्नमेंट. नेशनल इमरजेंसी के चैप्टर में हमने डिटेल में डिस्कस किया था. जनता का पार्टी जो गवर्नमेंट फॉर्म हुआ था दैट वाज बेसिकली अ फर्स्ट टाइम कोलिजन गवर्नमेंट एट द सेंट्रल लेवल, जिसमें भारतीय लोकदल, स्वतंत्र पार्टी, देन कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, देन भारतीय जनसंघ, बहुत सारे पार्टीज मिलकर एक अलायंस था. तो पहली बार हमें जो कोलिजन गवर्नमेंट दिखता है दैट इज इन 1977 एट द सेंट्रल लेवल. बट कोलिजन एरा जो है दैट मीन्स कंटिन्यूअसली कोलिजन गवर्नमेंट का जो शुरुआत जो है वो कहीं ना कहीं हमें दिखता है फ्रॉम 1989. यानी 89 के बाद ये हुआ कि अगेन एंड अगेन कोलिजन गवर्नमेंट ही फॉर्म होते जा रहे. फाइन, तो वो जो कोलिजन गवर्नमेंट्स फॉर्म हुए थे 89 से प्रेजेंट तक वो हम सारा डिस्कस करेंगे. ओके, सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, 1989 में जो गवर्नमेंट फॉर्म हुआ था नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट. लेट्स स्टार्ट. देखो 1989 की जब हम इलेक्शन रिजल्ट को एनालाइज करते हैं तो उसमें कांग्रेस को सबसे ज़्यादा सीट्स मिले थे. ऑल्दो उतना नहीं मिला जितना एक गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए मिलना चाहिए, बिकॉज रिक्वायर्ड क्या है 50+1 273 सीट्स तो होना ही चाहिए आपके पास. फाइन, बट उतना किसी के पास नहीं मिला. कांग्रेस को मिला 197, नेशनल फ्रंट को 143 एंड बीजेपी को 85. दैट मीन्स सबसे ज़्यादा कांग्रेस को मिला है, तो वो गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए अपने अलायंस को एक साथ कर सकते हैं. बट कांग्रेस यहाँ पर मना कर देता है कि दैट दे विल नॉट ट्राई फॉर फॉर्मिंग द गवर्नमेंट, वो ऑपोजिशन में बैठेंगे. तो इसका मतलब नेक्स्ट कौन होगा? बीजेपी के पास तो वैसे ही 85 है, इट इज़ नॉट दैट पॉसिबल प्रैक्टिकली. तो यहाँ पर नेशनल फ्रंट यानी नेशनल फ्रंट एक अलायंस था, नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी. ओके, इसमें जनता दल और कुछ रीजनल पार्टीज का रोल था, जैसे फॉर एग्जांपल DMK फ्रॉम तमिलनाडु, तेलुगु देशम पार्टी आंध्र प्रदेश से, देन असोम गण परिषद फ्रॉम असम. तो ऐसे बहुत सारे रीजनल पार्टीज और जनता दल का अलायंस था ये नेशनल फ्रंट. इनके पास 143 सीट्स थे. तो इन्होंने बेसिकली अपने अलायंस को, मेंबर्स को एक साथ ऑर्गेनाइज किया, सपोर्ट लिया और ये फिर गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं. अब इसमें बीजेपी एंड द लेफ्ट फ्रंट्स प्रोवाइड करते हैं आउटसाइड सपोर्ट. देखो लेफ्ट फ्रंट का मतलब हो गया जो लेफ्ट के फ्रंट पार्टीज है, जैसे फॉर एग्जांपल CPI, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPIM. ओके, तो ये जो है CPI CPIM ये लेफ्ट फ्रंट हो गया. तो इन्होंने आउटसाइड सपोर्ट किया. फाइन, तो यहाँ पर आप फोटो देखना, दिस इज VP सिंह जो इस नेशनल फ्रंट के गवर्नमेंट बने थे, आई मीन प्राइम मिनिस्टर बने थे बेसिकली. और इसमें यहाँ पर LK अडवाणी बीजेपी के तरफ से और यहाँ पर ज्योति बासु लेफ्ट फ्रंट तरफ से. ये बेसिकली यहाँ पर आउटसाइड सपोर्ट कर रहे हैं फॉर दी गवर्नमेंट, दैट इज द नेशनल फ्रंट. नाउ आउटसाइड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि वो गवर्नमेंट का पार्ट नहीं बनते, वो किसी मिनिस्ट्री में या किसी डिपार्टमेंट को लीड नहीं करते, वो बाहर से उन्हें समर्थन देते हैं. फाइन, और यहाँ पर होता ये है कि जो VP सिंह है वो प्राइम मिनिस्टर बनते फ्रॉम दिस नेशनल फ्रंट. और VP सिंह के टाइम पे जो मेजर इवेंट्स क्या होते हैं, सबसे पहले बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो मंडल कमीशन का रिपोर्ट होता है, जिसके उसमें रिकमेंडेशन जो प्रोवाइड किया था रिगार्डिंग दी 27% ऑफ रिजर्वेशन फॉर OBC इन द सेंट्रल लेवल जॉब्स और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, उसको वो इम्प्लीमेंटेशन करने की कोशिश करते हैं. और ऐसे में ये होता है कि बहुत ज़्यादा वायलेंस, प्रोटेस्ट वगैरह होते हैं, सेल्फ इमोलेशंस होते हैं बाय दी अपर कास्ट में जो बिलोंग करते हैं, जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स, वो सेल्फ इमोलेशंस करते हैं अगेंस्ट द रिजर्वेशन.
बिकॉज वो सेटिस्फाइड नहीं थे कि ऑलरेडी SC ST के लिए रिजर्वेशन है, तो दे वर नॉट सेटिस्फाइड कि अब और कुछ परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन एक कम्युनिटी को जा रहा है, एक पर्टिकुलर कास्ट को हम प्रोवाइड कर रहे हैं। फाइन, तो काफ़ी ज़्यादा वायलेंस होते हैं और कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में होते हैं। नाउ यहाँ पर ये जो इशू जो था फ्रॉम मंडल के ऊपर जो सारी इश्यूज चल रही थी, इस टाइम पे ये होता है कि जो बीजेपी जो है दैट वाज एक्चुअली प्रोवाइडिंग द आउटसाइड सपोर्ट। तो अब वो क्या करते हैं, वो एक कंफ्यूजन, एक पॉलिटिकल डिलेमा सिचुएशन में वेदर टू सपोर्ट दिस मंडल कमीशन रिकमेंडेशन जो VP सिंह गवर्नमेंट उन्हें इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रही है, या फिर इसको सपोर्ट ना करें। डेफिनेटली सपोर्ट करेंगे तो उनके जो अपर कास्ट के वोट बैंक्स है वहाँ पर डिस्टर्ब होगा। देन अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो जो OBC कैटेगरी के जो वोट बैंक्स उन्हें वो नहीं मिलेंगे। फाइन, तो यहाँ पर क्या करते हैं, वो मंडल टू मंदिर इश्यू चेंज करते हैं कि मंडल से दूसरे इश्यू पे जाते हैं, दैट इज बेसिकली मंदिर इश्यू। दैट मीन्स राम मंदिर एट अयोध्या, वो काफ़ी देर से वो चल रहा होता है इश्यू, तो उस इश्यू को रेज करते हैं एंड वो एक मेन रीज़न बनता है फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ दिस नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट। बाद में बीजेपी सपोर्ट विदड्रॉ कर लेती है इस रथ यात्रा से, दैट बिकेम द रीजन फॉर द फॉल ऑफ द गवर्नमेंट। अब ये रथ यात्रा क्या था, वो कैसे रीजन बना, उसको हम समझते हैं। डाउन सी हियर, ये है बाबरी मस्जिद एट अयोध्या। नाउ कहानी कुछ इस तरीके से है, 16th सेंचुरी में बाबरी मस्जिद, जो अभी ये फोटो आपने देखा था, ये बेसिकली बनाया जाता है बाय दी मीर बाकी, जो बेसिकली मुगल एम्परर बाबर जो था उसका जनरल था। ओके, तो दिस बाबरी मस्जिद वाज बिल्ड बाय मीर बाकी जो जनरल था मुगल एम्परर बाबर। नाउ यहाँ पर जो हिंदू लोग हैं उनका ये बिलीफ है कि दैट बेसिकली ये लॉर्ड राम का बर्थ प्लेस है और यहाँ पर पहले मंदिर था और उसे डिमोलिश करके मस्जिद बनाया गया। ओके, और ये काफ़ी देर तक डिस्प्यूट कोर्ट में चलता है। उसके बाद फाइनली इन 1940 में ये होता है कि इस मॉस्क को लॉक कर देते हैं, लॉक करने के ऑर्डर आ जाते हैं, उसे लॉक कर देते हैं। अब लॉक करने से ये होता है कि जो काफ़ी ज़्यादा टेंशन जो है वो चलता रहता है साइड बाय साइड। और 86 में फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यानी जो आज का अयोध्या डिस्ट्रिक्ट है, उन्होंने बेसिकली ये ऑर्डर दिया कि अब ये जो लॉक किया हुआ है बाबरी मस्जिद को, उस लॉक को अनलॉक कर दे ताकि जो हिंदू लोग हैं वहाँ पर प्रेयर अपना कर सके। ओके, अब ऐसे में ये होता है कि जैसे ही अनलॉक का ये ऑर्डर आ जाता है, हिंदू कम्युनिटी और मुस्लिम कम्युनिटी दोनों ही कम्युनिटी अपने अपने कम्युनिटी के लोगों को मोबिलाइज करते कि क्या स्पेशली जो मुस्लिम्स है वो ये कहते कि ये सही होगा या नहीं, बिकॉज हिंदू पीपल नाउ विल स्टार्ट गोइंग इनसाइड टू डू द वर्शिप। तो और हिंदू पीपल अपने तरफ सपोर्ट के लिए लोगों को मोबिलाइज कर रहे थे, और इस तरीके से ये जो लोकल डिस्प्यूट जो होती है अयोध्या में, ये बन जाता है एक नेशनल डिस्प्यूट। एक लोकल एरिया का डिस्प्यूट था, अब ये नेशनल इश्यू बन चुका है। और इसमें जो बीजेपी पार्टी है वो इसको एक मेजर इश्यू बना के अपने इलेक्टोरल और पॉलिटिकल इश्यू बना देता है, और उसमें पॉलिटिक्स में उनका मेन मोटिव होता है और मेन इश्यू इसको रेज करते हैं रिगार्डिंग दी कंस्ट्रक्शन ऑफ राम मंदिर इन अयोध्या, जो बाबरी मस्जिद जहाँ पर है। फाइन, और ऐसे में जो और भी रिलीजियस जो हिंदू के ऑर्गेनाइजेशंस है, जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, ये भी लोगों को और मोबिलाइज करते हैं, अवेयरनेस करवाते हैं अबाउट दी राम मंदिर, राम बर्थ प्लेस, एवरीथिंग। और ऐसे में ये होता है कि बीजेपी पार्टी जो है वो इन ऑर्डर टू मोबिलाइज अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल फॉर इन फेवर ऑफ राम मंदिर, इन फेवर ऑफ हिंदू पीपल, वो रथ यात्रा स्टार्ट करवा देते हैं इन बेसिकली 25 सितंबर 1990। देखो, जो रथ यात्रा स्टार्ट किया था 25 सितंबर को 1990 में, वो स्टार्ट होता है फ्रॉम सोमनाथ, दैट इज गुजरात, राइट। तो यहाँ से वो स्टार्ट होता है और ये यात्रा डिफरेंट प्लेस को क्रॉस करते हुए यहाँ ये इस रूट के थ्रू जाते हुए ये एक तरीके से जाता है अयोध्या में ऑन 30 अक्टूबर। फाइन, और ये जो यात्रा होता है फ्रॉम इन दिस पर्टिकुलर रूट, यहाँ पर ये फोटो देखना, ये है वो यात्रा का जो बेसिकली जो रथ जो है उसका पिक्चर, और यहाँ पर आप एडवानी को देख सकते हो।
और यहाँ पर देखो, ये इस पिक्चर में भी आप देख सकते हो, और यहाँ पर नरेंद्र मोदी जो प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी हैं। नाउ अब इसमें ये हुआ, बेसिकली जहाँ से भी ये यात्रा जाती थी दोनों कम्युनिटी के बीच में कहीं ना कहीं कम्युनल वायलेंस होती थी, फाइन। और ऐसे में ये हुआ कि दैट बिहार स्टेट में, यहाँ पर बिहार स्टेट में एडवानी को, LK एडवानी जी को वहाँ पर जो गवर्नमेंट होती है, बिहार की गवर्नमेंट, वो अरेस्ट करने के लिए ऑर्डर दे देती है। और कौन थे उस टाइम पे चीफ मिनिस्टर? लालू प्रसाद यादव जी। तो वो अरेस्ट करने का ऑर्डर देते हैं, उनको अरेस्ट कर लेते हैं। उसके बाद बहुत सारे और जो वॉलंटियर्स होते हैं फॉर दिस इन दिस रथ यात्रा और फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ राम मंदिर, जिन्हें हम कार सेवक कहते हैं, वॉलंटियर्स, राइट। तो उनको भी काफ़ी लोगों को अरेस्ट कर लेते हैं। और ऐसे में जो बीजेपी पार्टी जो होती है, बीजेपी जो मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट में, वो ज़्यादा कुछ नहीं होते और वो VP सिंह के गवर्नमेंट से अपना सपोर्ट वापस ले लेते हैं। और इस तरीके से मंडल टू मंदिर, ये जो रथ यात्रा का इशू होता है, इससे सरकार गिर जाती है। फाइन, आई होप दिस वन क्लियर, बिकॉज VP सिंह जो थे वो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो बीजेपी चाहती थी जिस तरीके से कि उनको अरेस्ट ना करें, वो सपोर्ट नहीं कर रहे थे, बिकॉज वायलेंस हो रहे थे, फाइन। एंड दिस बिकेम द रीजन फॉर द फॉल ऑफ VP सिंह गवर्नमेंट, और VP सिंह रिजाइन कर देते इन नवंबर 1990, फाइन। अब अगेन इलेक्शन नहीं होते, नेशनल फ्रंट में कोई और पर्सन अपने तरफ मेंबर्स को वो एक साथ सपोर्ट अलायंस मेंटेन करते हैं, और दूसरे जो पर्सन होते हैं वो बनते हैं प्राइम मिनिस्टर, यानी कि चंद्रशेखर, जो पहले कांग्रेस में ही थे। ओके, अब चंद्रशेखर जो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, वो उनका जो टाइम होता है दैट इज फ्रॉम बेसिकली नवंबर 1990 से जून 1991 तक। यहाँ पर अब देखो, लेफ्ट फ्रंट जो VP सिंह को सपोर्ट किया था, वो अगेन इनको सपोर्ट करते हैं। बीजेपी सपोर्ट नहीं होता यहाँ पर आउटसाइड। अब आउटसाइड सपोर्ट जो है वो कांग्रेस प्रोवाइड करती है, ठीक है, आउटसाइड सपोर्ट। अब चंद्रशेखर के इशू में, सिचुएशन में क्या हुआ, कांग्रेस एंड द लेफ्ट फ्रंट, VP सिंह में बीजेपी एंड लेफ्ट फ्रंट था, याद रखना। अब चंद्रशेखर के टाइम पे क्या होता है, इंडियन इकोनॉमिक क्राइसिस, जो बहुत ज़्यादा, वो जो चीज़ आपने सुना होगा रिगार्डिंग IMF से लोन लेना, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस जो था वो कहीं ना कहीं इस टाइम पीरियड में हमें फील हुआ। बाद में नरसिम्हा गवर्नमेंट आके उसे LPG रिफॉर्म करती है बेसिकली। ओके, नाउ अब चंद्रशेखर की जो गवर्नमेंट होती है वो भी गिर जाती है। रीजन बीइंग स्नूपिंग लेड टू द फॉल और यू कैन से कोलैप्स ऑफ द गवर्नमेंट। अब स्नूपिंग बेसिकली यहाँ पर कांग्रेस के जो पर्सन्स है वो ये एलिगेशन लगाते हैं अगेंस्ट दी चंद्रशेखर गवर्नमेंट, दैट दिस नेशनल फ्रंट, दैट राजीव गांधी के घर के बाद सम पीपल आर दे आर जस्ट चेकिंग, दे आर जस्ट सीक्रेटली वॉचिंग, काइंड ऑफ जासूसी कर रहे हैं। ओके, तो ऐसे में कांग्रेस जो मेंबर उन्हें पसंद नहीं होता है, वो सपोर्ट अपना वापस ले लेते हैं, और इस तरीके से नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट खत्म होती है। और उसके बाद अब कोई और ग्रुप नहीं है जो गवर्नमेंट फॉर्म कर सके। अब इसके बाद होता ये है कि इलेक्शन होता है। अब इलेक्शन जो हुआ 91 में, राइट, बिकॉज देखो यहाँ पर जून 1991 में गवर्नमेंट कोलैप्स हुआ, तो 1991 में ही इलेक्शन होता है, नेक्स्ट लोकसभा इलेक्शन, और इसमें कांग्रेस जो है वो पावर में आती है। ओके, अब पहली बार ऐसा हुआ कि कांग्रेस और रीजनल पार्टीज के सपोर्ट लेके गवर्नमेंट फॉर्म करती है। नाउ ऐसे कभी नहीं हुआ कि कांग्रेस दूसरों की सपोर्ट लेके यहाँ पर सरकार फॉर्म करे, फर्स्ट टाइम ये हुआ। और फर्स्ट टाइम ये भी हुआ कि कोई ऐसा पर्सन जो बेसिकली जो कांग्रेस के परिवार से जो बिलोंग करते हैं, गांधी जो सोनिया गांधी, राहुल गांधी, इंदिरा गांधी एंड जवाहरलाल नेहरू, इनके परिवार से कोई पर्सन प्राइम मिनिस्टर नहीं बना, कोई साउथ से बना। दैट मीन्स दैट दिस पर्सन यू कैन सी हियर, PV नरसिम्हा राव, ये बनते हैं प्राइम मिनिस्टर। नाउ इनके टाइम पे कुछ मेजर इवेंट्स होते हैं, LPG रिफॉर्म हुआ, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन जिसे हम कहते हैं। देन पंचायती राज और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में जो बेसिकली 73rd एंड 74th अमेंडमेंट के बारे में हमने पढ़ा हुआ है क्लास 11th में, उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस जो प्रोवाइड किया था, दैट वाज ड्यूरिंग दिस पीरियड। देन लुक ईस्ट पॉलिसी स्टार्ट हुआ। ओके, लुक ईस्ट मीन्स अब हमें ईस्ट की तरफ जो कंट्रीज है उनके साथ रिलेशन को बेटर करना है, बिकॉज 1991 की बात है, कोल्ड वॉर चैप्टर, सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ,
तो उसके बाद कहीं ना कहीं इंडिया को अब अपने फॉरेन पॉलिसी को चेंज करने की ज़रूरत है। अब जो ईस्ट की तरफ कंट्रीज़ है उनके साथ भी अपना अलायंस, अपना रिलेशन को बेटर करने की ज़रूरत है। तो लुक ईस्ट पॉलिसी जो है वो इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में स्टार्ट हुआ। तो ये जो कांग्रेस गवर्नमेंट जो थी, इसने अपना पूरा एज अ कोलिजन गवर्नमेंट, उसने अपना पूरा कार्यकाल, जो पूरा टेन्योर है 5 ईयर्स का, उसे कंप्लीट किया। और उसके बाद नेक्स्ट इलेक्शन होता है 1996 में। ना उसे 1996 के अगर हम इलेक्शन रिजल्ट को एनालाइज करें, आपको बिल्कुल भी याद नहीं रखना कितने सीट्स मिले, जस्ट टू अंडरस्टैंड दिस वन, ओके। 161 सीट्स मिले थे। उसके बाद सेकेंड नंबर पे था कांग्रेस, उसके बाद बाकी पार्टीज थे। अब ऐसे में बीजेपी जो है उनकी तरफ से अटल बिहारी वाजपेयी जी वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, ओके। अब प्रेसिडेंट उनको 13 डेज का टाइम देते हैं कि आप पार्लियामेंट में अपनी मेजोरिटी विद इन दीज 13 डेज आप प्रूव करना होगा दैट आपके पास पूरा सपोर्ट है टू फॉर्म द गवर्नमेंट, 273 प्लस होना चाहिए आपके पास, ओके। अब इसमें बीजेपी को बहुत सारी जो पार्टीज होती है, नॉन कांग्रेस भी, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस सपोर्ट करेगी नहीं। अब जो नॉन कांग्रेस पार्टीज भी जो थी वो बीजेपी को सपोर्ट नहीं कर रही थी बिकॉज ऑफ द कम्युनल नेचर ऑफ बीजेपी पार्टी। जो बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन का इंसिडेंट हुआ 1992 में, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे आगे आने वाले पार्ट्स में। तो उसके वजह से कहीं ना कहीं एक कम्युनल एंगल, एक कम्युनल नेचर उभर के आता है ऑफ बीजेपी पार्टी, और ऐसे में जो नॉन कांग्रेस पार्टीज होते वो सपोर्ट नहीं करते। और फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी एक बहुत फेमस स्पीच देते, उसके बाद वो रिजाइन कर देते। यू कैन सी दिस वन। कोशिश की। जब राष्ट्रपति ने मुझे बुलाया और सरकार बनाने के लिए बुलाया और कहा कि कल आपके मंत्रियों की शपथ विधि होना चाहिए और 31 तारीख तक आप अपना बहुमत सिद्ध कीजिए, तो क्या मैं मैदान छोड़कर चला जाता? मैं पलायन कर जाता? जिस जनता का हमने विश्वास अर्जित किया है, और आप इकट्ठी भीड़ न करें। मैं अलग अलग पीछे जब मैंने चर्चा आरंभ की थी तब इसका स्पष्टीकरण किया था। क्या ये सत्य नहीं है कि हम सबसे बड़े दल के रूप में उभरे हैं? अब जो और तर्क दिए जा रहे हैं मैं उन पर आऊंगा। क्या मैं राष्ट्रपति महोदय से कहता कि नहीं, पहले मुझे जरा बात कर लेने दो, जब वो कह रहे हैं कि कल शपथ विधि होगी और मुझे समय दे रहे हैं 31 तारीख तक का, तो मैंने कहा कि 31 तारीख के जो समय दिया जा रहा है उसका मैं सदुपयोग करूंगा, अन्य दलों से चर्चा करूंगा, उनका समर्थन प्राप्त करने का प्रयास करूंगा, एक कॉमन प्रोग्राम के आधार पर हम आगे बढ़ सकें, इस तरह का वातावरण बनाने की कोशिश करूंगा। इसमें क्या आपत्ति की बात है? इसमें कौन सा सत्ता का लोभ है? और फैसला केवल मेरा अकेला नहीं था, पार्टी का फैसला था। हम अपने देश की सेवा के कार्य में जुटे रहेंगे। हम संख्या बल के सामने सर झुकाते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो कार्य हमने अपने हाथ में लिया है वो जब तक राष्ट्रीय उद्देश्य पूरा नहीं कर लेंगे तब तक विश्राम से नहीं बैठेंगे, तब तक आराम से नहीं बैठेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति महोदय को देने जा रहा हूँ। सो जैसे आपने देखा, अटल बिहारी वाजपेयी जी रिजाइन कर लेते हैं। उसके बाद कांग्रेस पार्टी को गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए प्रेसिडेंट कहते हैं, बट कांग्रेस डिक्लाइन कर देते टू फॉर्म द गवर्नमेंट टू गैदर द नंबर्स टू जितना रिक्वायर्ड है, ओके। नाउ अब उसके बाद होता है, अब इलेक्शन नहीं होता है। अब सिंस बीजेपी सरकार नहीं फॉर्म कर पाई, कांग्रेस ने मना कर दिया, अब जो दूसरे जितने भी नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी है वो अपना एक अलायंस फॉर्म करते हैं जिसे हम कहते हैं बेसिकली यूनाइटेड फ्रंट। एक तरीके से जो नेशनल फ्रंट हमने पहले डिस्कस किया था वैसा ही सिमिलर फ्रंट है, ओके। इसमें कुछ और रीजनल पार्टीज भी सपोर्ट करती है। फिर ऐसे में नेशनल फ्रंट जैसा गवर्नमेंट यानी कि यूनाइटेड फ्रंट वो एग्जिस्टेंस में आता है इन 1996, और इसमें नियरली 13 पार्टीज का कोलिजन टाइप अलायंस होता है, और कांग्रेस जो होती है वो आउटसाइड सपोर्ट करती है फॉर दिस यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट।
और एच डी देवगौड़ा को प्राइम मिनिस्टर बनाते। नाउ कांग्रेस पार्टी कुछ टाइम बाद, दैट मीन्स यहाँ पर देखना जून 1996 में ये गवर्नमेंट फॉर्म होता है, एच डी देवगौड़ा प्राइम मिनिस्टर बनते हैं ऑफ दिस यूनाइटेड फ्रंट। अप्रैल 1997 को एच डी देवगौड़ा उनकी जो प्राइम मिनिस्टरशिप है वो खत्म होता है। नाउ व्हाई? बिकॉज कांग्रेस जो होती है वो अपना सपोर्ट वापस ले लेती है। नाउ सपोर्ट क्यों वापस ले लेती है? बिकॉज कांग्रेस का ये पॉइंट होता है कि दैट एच डी देवगौड़ा जो एज अ प्राइम मिनिस्टर जो काम कर रहे, वो कहीं ना कहीं उनके साथ कंसल्टेशन नहीं कर रहे कांग्रेस पार्टी से, बिकॉज दे आर सपोर्टिंग द गवर्नमेंट, बट वो उनके साथ कोई कंसल्टेशन नहीं हो रहा है। तो उस रीज़न से कांग्रेस अपना सपोर्ट वापस ले लेती है और उसके बाद सब मिलके कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं कि ओके अब इलेक्शन करवाना इट्स नॉट दैट कंफर्टेबल, बार बार इलेक्शन करना इकोनॉमिकली इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर द कंट्री। अब एक कॉम्प्रोमाइज़ होता है कि ठीक है किसी और को हम प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं इसी यूनाइटेड फ्रंट में, और उसके बाद फिर प्राइम मिनिस्टर जो बनते यूनाइटेड फ्रंट से दूसरे पर्सन वो थे आई के गुजराल। तो आई के गुजराल बन जाते हैं अब प्राइम मिनिस्टर अंडर द यूनाइटेड फ्रंट। अगेन कांग्रेस आउटसाइड सपोर्ट कर रही होती है। कुछ टाइम बाद, दैट मीन्स यहाँ पर देखना अप्रैल 1997 से मार्च 1998 तक एक गवर्नमेंट होता है, कांग्रेस अपना सपोर्ट वापस ले लेती है। नाउ रीज़न बीइंग जैन कमीशन का रिपोर्ट के इंफॉर्मेशन आते हैं। नाउ जैन कमीशन बेसिकली क्या था, यू नो इट वेरी वेल दैट राजीव गांधी जी का असैसिनेशन हुआ था, तो उनका जैन कमीशन बेसिकली उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे कि असैसिनेशन क्यों हुआ, किसका मास्टरमाइंड था, कौन से लोग इन्वॉल्व थे। तो उस कमीशन के रिपोर्ट में ये इंफॉर्मेशन एक इंटरिम रिपोर्ट था वो बेसिकली दैट जो डीएमके पार्टी है, डीएमके वो पार्टी है जो बेसिकली यूनाइटेड फ्रंट को, एक रीजनल पार्टी यूनाइटेड फ्रंट को सेंट्रल लेवल पे सपोर्ट कर रही थी टू फॉर फॉर्मिंग द गवर्नमेंट। जैसे कांग्रेस आउटसाइड सपोर्ट कर रही थी, डीएम गवर्नमेंट का पार्ट बन के सपोर्ट कर रही थी ऑफ दिस यूनाइटेड फ्रंट। तो वो रिपोर्ट में ये मेंशन होता है कि दैट कुछ जो मेंबर्स हैं डीएम के पार्टी के 2-3 मेंबर्स, वो कहीं ना कहीं उनका इन्वॉल्वमेंट था विद दी तमिल मिलिटेंट ग्रुप, जो एलटीटी के ग्रुप जो थे उनके साथ इन्वॉल्वमेंट था। ओके तो ऐसे में कांग्रेस ये डिमांड करती है कि जो डीएम के पार्टी आपको सपोर्ट कर रही है और उस पार्टी से जितने भी आपने मेंबर को मिनिस्टर बनाया हुआ था 2-3 पीपल, उनको आप डिसमिस कर दो। बट आई के गुजराल जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो मना कर देते बिकॉज वो इंटरिम रिपोर्ट था, फाइनल नहीं था, तो वो ऐसे में उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते और फिर कांग्रेस अपनी सपोर्ट वापस ले लेती है ऑन दिस ग्राउंड। फाइन। नाउ अब आपको एग्जाम के लिए कौन कौन से ग्राउंड से कौन कौन सी सरकार गिर गई थी या डिसॉल्व हो गई थी उसे याद नहीं रखना, दैट इज़ नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट फॉर यू। बट अगर आप चीज़ों को समझ लोगे विद द रीज़न, देन इट विल बी वेरी बेटर फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि बेसिकली रीजंस क्या थे फॉर द फॉल ऑफ द गवर्नमेंट। तो यहाँ पर ऐसे में यूनाइटेड फ्रंट जो गवर्नमेंट होती है वो ख़त्म होती है। तो एक चीज़ यहाँ पर नोटिस किया होगा, जो 1996 का इलेक्शन जो था ये था 11th लोकसभा इलेक्शन। तो 1996 के लोकसभा इलेक्शन के थ्रू हमें 3 प्राइम मिनिस्टर मिलते हैं। सबसे पहले बीजेपी पार्टी से अटल बिहारी वाजपेयी जो 13 डेज के लिए प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, गवर्नमेंट में होते हैं। उसके बाद यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं जिससे हमें 2 प्राइम मिनिस्टर मिलते हैं, एच डी देवगौड़ा एंड आई के गुजराल। तो टोटल 11th लोकसभा से हमें 3 प्राइम मिनिस्टर मिले। ओके, आई होप अप टू हियर इट इज़ क्लियर टू एवरीवन. You can download this PDF from my Telegram channel mentioned here. Now in part 3 we will discuss about starting with the next, इसके बाद यूनाइटेड फ्रंट के बाद जो भी गवर्नमेंट्स है वो हम डिस्कस करेंगे। तो ये वाला जो आपका फ्लो चार्ट है ना, दिस विल बी कवर्ड इन पार्ट 2 एंड पार्ट 3. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.